गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी आपके सामने भौतिक जगत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के बारे में अध्ययन किया था। चिरसम्मत भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप वर्ष 1900 से पूर्व जितनी खोजें हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं, और वर्ष 1900 के पश्चात जो खोजें हुई हैं उनको आधुनिक भौतिकी में रखा गया है। तो चिरसम्मत भौतिकी में 1900 से पहले वाली खोज और आधुनिक भौतिकी में 1900 के बाद वाली खोज। और आपको आधुनिक भौतिकी की दो शाखाओं के बारे में समझा दिया था, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। अब आज हम आपसे सामने बात कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी, देखिए क्वांटम एक नई तरह की फिजिक्स है। देखिए आपको पता है कि ऊर्जा का विनिमय यानी कि आदान प्रदान, ऊर्जा का विनिमय सतत ना होकर विविक्त होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर एनर्जी का डिस्क्रीट होता है। ऊर्जा का विनिमय सतत ना होकर विविक्त होता है। मैं आपको बताता हूं, सतत का मतलब होता है अनवरत, कहीं कोई ब्रेकिंग ना हो रास्ते में, ठीक है। तो इस तरह का विनिमय कहलाता है सतत। विनिमय का मतलब मैंने आपको बता दिया, आदान प्रदान, यानी ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाएगी या एक कण से दूसरे कण पे जाएगी या कैसे भी ट्रांसफर जो होगी तो वो सतत नहीं होती है ना। ये आपका सतत विनिमय है, सतत विनिमय। ऊर्जा का जो विनिमय है, सतत ना होकर विविक्त होता है, यानी कि ऐसा कटा हुआ, इस तरह का विनिमय होता है। इस प्रकार का जो विनिमय है वो क्वांटित विनिमय कहलाता है। किस तरह का विनिमय कहलाता है? ये क्वांटित विनिमय। इस तरह का जो विनिमय है वो क्वांटित विनिमय कहलाता है। और वह न्यूनतम राशि जिसमें ऊर्जा का विनिमय होता है क्वांटा या फोटोन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटा या फोटोन। तो ये क्वांटम भौतिकी है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम जैसे आपसे एक छोटी सी बात करते हैं, आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स यानी कि सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि सौर ऊर्जा जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पादप अपना भोजन जो है वो सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। तो सूर्य की रोशनी से ऐसा क्या प्राप्त होता है उसको कि वो अपना भोजन बना लेते हैं? क्वांटम, जिसको हमने क्या माना है? फोटो। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं कि अगर प्रकाश डाले और उससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर लें तो उसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, ये आपकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि ऊर्जा का विनिमय सतत ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर, अनवरत ना होकर विविक्त होता है। इस तरह का विनिमय आपका क्या कहलाता है? क्वांटित विनिमय कहलाता है। तथा भौतिक राशि की जो प्रकृति होती है वो क्वांटा या फोटोन कहलाती है। भौतिक राशि की प्रकृति क्वांटा या फोटोन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटम भौतिकी है, और जिसके अंदर मैंने अभी आपसे कहा ना कि सौर ऊर्जा, सोलर सेल जो होते हैं वो जो काम करते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव यही है कि किसी धातु की सतह पर अगर हम प्रकाश डालें तो उससे विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। हालांकि ये 11th क्लास में भी नहीं है और 12th क्लास में भी नहीं है, ये आगे कॉलेज लेवल में, ठीक है।
तो ये तो थी आपकी क्वांटम और की। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आपकी क्वांटम बहुत की थी और इसके बाद जो अगला जो है वो ये है कि आपेक्षिकता, या इसको हम आपेक्षिकता या इसको हम सापेक्षता, आपेक्षिकता का सिद्धांत, या इसको अपन क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। देखिए सबसे तेज वेग जो है, सबसे फास्ट, सबसे तेज वेग जो है वो प्रकाश का वेग है। कितना है? c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। यानी सबसे तेज अगर कोई वस्तु गमन करती है तो वो प्रकाश है। कोई भी चीज गमन करती है तो वो प्रकाश है। अगर किसी भी कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए या इससे अधिक हो जाए, तो आपको बता दूं उस कंडीशन में, अगर लगभग किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर या उससे अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल फिजिक्स है, यानी जो सामान्य फिजिक्स है, वो काम नहीं करती, वो फेल हो जाती है। फेल मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी सहायता से हम इसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे। यानी सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या लगता था, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, और इस सिद्धांत के अनुसार ये जो कहा गया था कि अगर किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, किसी भी कण का वेग अगर किसके वेग के बराबर हो जाए, प्रकाश के वेग के बराबर या प्रकाश के वेग के आसपास हो जाए, कण का वेग अगर प्रकाश के वेग के आसपास हो जाए, तो उसकी व्याख्या नॉर्मल आधार पर, सामान्य आधार पर नहीं की जा सकती। उसको आपेक्षिकता या सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। वैसे तो देखिए प्रकाश से तेज आज तक कोई मिला नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई कण प्रकाश से तेज भी मिल गया, तो समय को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। दोबारा सुनिएगा मेरे स्टेटमेंट को। मैं ये कह रहा हूं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा कण मिल गया हो या कोई ऐसी चीज मिल गई हो जिसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर या इससे अधिक हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक मिल जाए या प्रकाश के वेग के बराबर आ जाए, तो भाई साहब उस कंडीशन में क्या होगा, या तो प्रकाश के वेग के बराबर आया या प्रकाश के वेग से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति में, है ना, उस स्थिति में आप समय को पीछे छोड़ देंगे। प्रकाश के वेग, सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब 500 सेकंड में 500 मतलब 8 मिनट, हाँ लगभग इतने ही लगते हैं, 500 सेकंड। तो 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, यानी कि आप उससे दूरी निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, 500 का गुणा कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पता चल जाएगी। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी का वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, ये प्रकाश के वेग की वजह से ही, प्रकाश की वजह से ही तो दिन और रात बन रहे हैं भाई। एक चक्कर हमारी पृथ्वी सूर्य का, हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। अभी इस समय जो सूरज की पोजीशन होगी, आप कल दोबारा से इसी सामने देख लीजिएगा, आपको यही पोजीशन दिखाई देगी। आप जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे सूरज देखते हैं, तो फिर कल भी सुबह 8 बजे देखना, आपको वही स्थिति पर सूरज दिखाई देगा। कारण ये है कि ये फिक्स हो रहा है, एक तरह का फिक्स मामला है। लेकिन अगर आपका वेग किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के से ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो डिफीट कर जाएगा ना इस चीज को, वो तो इस चीज को पार कर जाएगा। जो काम 8 मिनट 20 सेकंड में हो रहा था, सूर्य की रोशनी धरती तक आ रही थी, वो तो उससे भी पहले आ जाएगा। यानी समय उसके लिए जो 24 घंटे का एक दिन हुआ करता था, एक दिन जो 24 घंटे का हुआ करता था, वो दिन भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और अगर आपको मूवीज वगैरह देखने का शौक हो, तो आप देखेंगे कि अभी जो एक पिक्चर आई थी सुपर 30, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। उसमें एक स्टूडेंट से पूछा गया था
कि क्या करोगे आईआईटी पढ़कर, तो उन्होंने बोला था रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। आपेक्षवाद को इंग्लिश में रिलेटिविटी कहते हैं। क्या होता है रिलेटिविटी का थ्योरी? अगर किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के आसपास पड़ जाए तो आप उसके समय को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर ये कॉलेज लेवल पे है ना, स्कूल लेवल पर नहीं है। तो ये आपका आपेक्षवाद का सिद्धांत है, ये चौथी ब्रांच थी, है ना। इसके बाद आगे देखिए, इसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। अब आप कहेंगे सर तो बायोलॉजी है, या इसको हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप तो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, सूक्ष्म जीव विज्ञान में कहाँ आ गए? बिल्कुल, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम लोग जैसे कोई जैसे ब्लड टेस्ट करना है, या मान लीजिए कोई चीज टेस्ट करते हैं, कोई चीज देखते हैं, है ना, छोटी से छोटी चीज देखना चाहेंगे। बहुत ऐसी ऐसी मतलब दो तरह के, सबसे पहले तो इसमें दो तरह की वस्तु होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो को तो इंग्लिश में बोलते हैं सूक्ष्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूक्ष्म, और एक होती है मैक्रो, और इसको बोलते हैं स्थूल। स्थूल का मतलब तो होता है आकार थोड़ा सा अधिक हो, और माइक्रो का मतलब है आकार हो छोटा। अब अगर बहुत छोटी आकार स्थूल वस्तुओं को तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, माइक्रो में अक्सर वो वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। तो अब अगर हमें सूक्ष्म वस्तु को देखना है तो हमें क्या चीज चाहिए होगी? हमें चाहिए होगा माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, और सूक्ष्मदर्शी में लग रहे हैं आपके लेंस, जो किस सिद्धांत पर आप जानते हैं, आप तो पढ़ के आए हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी भौतिक विज्ञान में आते हैं, लेकिन हमारा अध्ययन केवल सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी तक ही नहीं है, हमारा अध्ययन इससे भी आगे है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के अलावा भी हमने कई ऐसे उपकरण बना रखे हैं जो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान आपका ऐसा भौतिक विज्ञान है, ऐसा भौतिक विज्ञान है जिसमें आपको छोटे छोटे ऐसे कण जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें इसमें भौतिक, इसके द्वारा प्रदत्त भौतिक विज्ञान के उपकरणों द्वारा देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी जैसे वो कण है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेवल तक, यानी कि बहुत छोटे स्तर तक देख सकती है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान ये भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, और आधुनिक शाखा है। आधुनिक यानी कि आधुनिक भौतिकी है, ये अभी के में रिसेंटली डेवलप हुई चीजें हैं। इसके बाद आगे देखिए, नैनो तकनीक। नैनो तकनीक नैनो का मतलब होता है, देखिए नैनो वैसे तो एक तरह का प्रीफिक्स है ना? नैनो प्रौद्योगिकी, इसको अगर हिंदी में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो का मतलब आप अभी समझेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको बताऊंगा नहीं। नैनो का मतलब, नैनो और किसी के आगे लग जाए तो समझ लीजिए आपको 10⁻⁹ का गुणा करना है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, बहुत कम, बहुत कम है ना। तो नैनो अगर किसी के आगे लग जाता है तो 10⁻⁹ मीटर तो चला ही गया।
तो नैनो तकनीक ऐसी है जिसमें हम लोग बहुत सूक्ष्म चीजों को, जिसको आंखों से तो देखना ही संभव नहीं है, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये अभी चल रही है रिसेंटली। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, उससे ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपने देखा होगा सांप, बिच्छू, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ये रात में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं। मतलब ये है कि इनको रात में कठिनाई नहीं होती। आप अगर टॉर्च लेके टॉर्च मारे तो एक मनुष्य की आंख है जो नहीं चमकेगी, लेकिन अगर किसी जानवर की आंख पर अगर आप लाइट गई ना तो वो चमकेगी। और आपको पता है जानवर की जो कैपेबिलिटी होती है देखने की वो बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी लेवल से वो देख पाता है जानवर। तो नैनो तकनीक या फिर ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, अब देखिए इसमें आप देखिए सांप जो है वो इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल करता है। इंफ्रारेड यानी कि रेड से भी कम वेवलेंथ होगी इंफ्रारेड, और वॉयलेट से भी ज्यादा होगा तो अल्ट्रावायलेट। अब ये जो है इनकी आंखों में ऐसे नैनो स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें कम लाइट में यानी डिम लाइट में भी अच्छा दिखाते हैं। ये पढ़ना है हमको 12वीं क्लास में, है ना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चलते हों कि ऐसे कैसे होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा। ऑब्वियस बात है, ये तो चल रही है, क्योंकि अभी कोई आप इनको डिटेल स्टडी थोड़ी कर रहे हो, अभी तो आप जनरल एक एस्पेक्ट देख रहे हो कि भौतिक विज्ञान में किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जनरल एस्पेक्ट में तो क्या है कि हम लोग सब चीजों के बारे में आपको पता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो जनरल एस्पेक्ट जो होता है, जो सामान्य है, एक तरह का सामान्य ज्ञान है। अभी तक के वीडियो जो है वो सामान्य जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही। अभी तो मान लीजिए कि ये आप ये सोच रहे हो कि सर ये कोर्स में भी है, बिल्कुल पहला चैप्टर आपका यही है, भौतिक जगत। आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा आपकी बुक का वो यही आएगा। आप सोचेंगे सर पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, तो सिलेबस बदल चुका है भाई। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो भौतिक जगत है और उनमें इन सब चीजों का जिक्र है। तो अब जब कोई चीज का जिक्र है तो थोड़ा बहुत पढ़ने में हमारा जाता नहीं क्या, हम इन चीजों को देखें। बोरिंग भी फील करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज के कारण पे नहीं पहुंच पाते तो फिर बोर तो फील होता ही है। बट मैं ये कह रहा हूं आप जनरल समझ लें, जनरल बात समझ लें कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, और ये इन चीजों के बारे में जनरल एस्पेक्ट समझ लें जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते या कैसे करते हैं। तो ये आपकी सब फिजिक्स है। अब देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, ये तो मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है मॉडर्न फिजिक्स है। हाँ जी, अगला जो मेरा टॉपिक है वो है भौतिकी, भौतिकी समाज, भौतिकी, भौतिकी एवं समाज। समाज, सोसाइटी, फिजिक्स और सोसाइटी। मैंने आपको पहले ही कहा था साइंस का जो काम है भौतिक जीवन को आसान बनाना, और आसान ऐसे नहीं बनेगा, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देकर उन चीजों को आसान बनाया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान जो है, जो इसका सोसाइटी में, समाज में क्या रूल है, क्या सिस्टम है इसमें। तो भौतिकी क्या होती है मैं बता दूं आपको। नेचर यानी कि प्रकृति, प्रकृति का ज्ञान, और समाज यानी सोसाइटी। तो समाज से प्रकृति को जोड़ना है। कैसे? मैं आपसे एक बात कहता हूं, छोटी सी बात, पहला एग्जाम्पल देखिए। आपको आज से 25 साल पहले किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो चिट्ठी लिखी जाती थी, है ना। और अगर बहुत जल्दी सूचना देनी होती थी तो तार लिखा जाता था। यानी पहले लेटर चले, फिर तार चले, और उसके बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी
आपने सुना होगा, इसका नाम फैक्स जिसको बोलते हैं, फैक्स भी होता था, आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है फैक्स। इसमें भी आप किसी लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तार भी देखा आपने, फैक्स भी देखा है। और अब ये जमाना नहीं रहा, अब आप किसी को कुछ भेजना चाहें तो व्हाट्सएप कर देते हैं, चिट्ठी के लिए व्हाट्सएप आ गई है ना। अब मुझे याद ही नहीं है कि कोई डाकघर से चिट्ठी आई है क्या, कुछ आपके यहाँ नहीं आई होगी, मेरे यहाँ है। और ईमेल एक नई चीज आई है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चिट्ठी की जगह ईमेल ने ले ली है। कोई बात हो ईमेल कर देना, आज कोई फंक्शन हो, कोई सूचना देनी हो, ईमेल कर देना। और सब आप लोग परिचित हैं इन चीजों से। आप तो आधुनिक बच्चे हैं, आप तो ये सब चीज देख के आए हैं, लेकिन आप पूछना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से कि पहले कैसे होता था। चिट्ठी लिखी, फिर 10 दिन में जाकर चिट्ठी पहुंचती थी, फलानी तारीख को जाती थी, उसे स्टाम्प लगता था, पोस्ट ऑफिस जाते थे पोस्ट करने। अब वो सिस्टम नहीं है। तो देखो समाज भौतिक है। ये आप मुझे बताइए, चिट्ठी जाती थी वो मैनुअल जाती थी, फैक्स और ईमेल जो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं। आज आप किसी को ईमेल भेजिए, चाहे यहां से आप लंदन भेजिए, अमेरिका भेजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी कुछ हिस्से में पहुंच जाएगा, शायद 1 सेकंड का भी समय ना ले। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो चीज यूज की जाती है वो यूज की जाती है विद्युत चुंबकीय तरंग में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत की देन है और समाज इससे बहुत आसान हो चुका है। तो एक तो इसका ये उपयोग है, मतलब अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि समाज को इसने कैसे इजी बनाया है, कैसे आसान बनाया है। दूसरा देखिए, ये तो ईमेल और फैक्स की बात थी। इंजन, किसी टाइम पे मैंने कहा ना स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने पहला रेल का इंजन बनाया था जो भाप पर चलता था, स्टीम। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इंजन था, मतलब देखो एक कॉन्सेप्ट तो उसने रखा था। रेल के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट को ही जाता है, और जेम्स वाट ने बनाया था और वो स्टीम पे चलता था, लेकिन इतना पॉल्यूशन करता था कोई उसका हद नहीं। स्टीम इंजन का विकल्प डीजल इंजन ढूंढने लगे, डीजल के बाद इलेक्ट्रॉनिक, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में तो हो सकता है सोलर पैनल से ही हम लोग चलाए जाए, बैटरी। पर पेट्रोल डीजल जो है वो सदा के लिए तो नहीं है। आज आप देख रहे हैं 90 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका विकल्प बाजार में उपलब्ध हो रहा है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं जो बहुत कम खर्चे पे काम कर सकती हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी समाज को, मतलब समाज पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल से निकलने वाले धुएं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है समाज पर। हमें समाज को और एनवायरनमेंट को नहीं नुकसान करना है, और टेक्नोलॉजी ऐसी देनी है जो डिफीट करे आगे। तो यही तो हो रहा है, बैटरी वाले स्कूटर, बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं, वो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का तो ही विकल्प है, उन्हीं का तो विकल्प है। हालांकि उनमें अभी गुणवत्ता और सुधार होना बहुत बाकी है, अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन एक इनिशिएटिव, एक सोच तो डेवलप हो गई। आप सबको जानकर हैरानी होगी, 2030 में इंडिया में एक भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नहीं बिकेगी। ये नियम बनने वाला है। आप कहोगे सर 2030 में तो 10 साल है सर, जब तक तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक सोच, एक अप्रोच तो जा रही है। हमें समाज को बचाना भी तो है, एनवायरनमेंट को सुरक्षा भी तो देनी है, प्लस लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब यही समाज एवं भौतिकी से रिलेटेड इन चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसे जनरल लेक्चर, ये जनरल लेक्चर है, और इनको तो अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। इसमें क्या है कि जो कारण जो है इनके, वो सब हम आपको आगे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा बताएंगे। मेरे हिसाब से चौथा लेक्चर होगा, तीसरा चौथा लेक्चर होगा, और आने वाले टाइम में शायद 2-3 लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है अपनी मूल फिजिक्स पर आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।